चलिए आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल इरोजन। इससे पहले हम लोग रॉक के बारे में देख लिए थे, सारे उसके टाइप्स देखे थे, फिर उसकी वेदरिंग देखी, सॉइल प्रोफाइल के बारे में देखा, सारे सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर देखा और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किए टाइप्स ऑफ सॉइल। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल इरोजन। देखिए, अगर बात करते हैं सॉइल इरोजन की, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सॉइल इरोजन है क्या? सॉइल इरोजन कहते किसको हैं? तो अगर 2 टर्म आता है, जैसे हमारी जो सॉइल पार्टिकल है, ठीक है? वो अपने जगह से अलग हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड डिटैचमेंट, है? वो अपने जगह से अलग हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये देखिए आप, ये हो गया डिटैचमेंट मतलब अलग होना, ठीक? और अलग होके एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए, किसी सॉइल पार्टिकल का अपने जगह से डिटैच होना और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होना, दोनों को कंबाइनली मिला के हम लोग क्या बोल देंगे? सॉइल इरोजन। अब ये चीज़ होता है कि यानी हम लोग बोल सकते हैं कि डीटी टर्म याद रखेंगे, डी से डिटैचमेंट और टी से ट्रांसपोर्टेशन, ठीक? अगर मान लो कि किसी मिट्टी का क्षरण, किसी सॉइल का इरोजन वाटर के कारण हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय वाटर। अगर विंड के द्वारा हो रहा है, तो डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय थ्रू विंड, ठीक है? कहीं न कहीं जो सॉइल इरोजन है, ये एक तरह का हार्मफुल प्रोसेस है। अब हम देखते हैं भाई साहब कैसे ये हार्मफुल है। अगर सॉइल इरोजन को देखें, तो बेसिकली ये 2 तरह का होता है। एक होता है जियोलॉजिकल इरोजन और एक होता है एक्सेलरेटेड इरोजन। देखिए, अगर वाटर अपने नॉर्मल फ्लो से चल रहा है, एयर अपने नॉर्मल स्पीड से चल रही है, तो उसके द्वारा एक नॉर्मल धीरे-धीरे साल दर साल एक इरोजन हो रहा है, ठीक है? बट ये कहीं न कहीं हार्मफुल नहीं है। ठीक? क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन भी होता है, उसके साथ सॉइल इरोजन हो रहा है, एक नॉर्मल स्लो स्पीड से हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं हार्मफुल नहीं है। तो अगर पूछे कि व्हाट इज़ जियोलॉजिकल इरोजन? तो वहाँ पे लिखेंगे कि एक नॉर्मल जो वे होता है इरोजन का थ्रू एयर एंड वाटर, ठीक? अब एक होता है एक्सेलरेटेड इरोजन, जहाँ भी बात आएगी एक्सेलरेशन की, वहाँ पे स्पीड मैटर करता है। जैसे देखो हम बात कर रहे हैं एयर की, ठीक? और यहाँ पे क्या है? विंड है। दोनों तो एयर ही है, लेकिन यहाँ पे जब विंड अपने नॉर्मल स्पीड से वेरी हाई हो जाए, तो वो विंड का रूप ले लेती है और कहीं न कहीं वो सॉइल को हार्म पहुँचाती है, थ्रू इरोजन। अब एक बात आती है वाटर। वाटर भी मान लीजिए बहुत हेवी रेनफॉल हो जाए, बहुत हेवी फ्लो हो जाए, तो वो भी क्या करती है? सॉइल को इरोजन करती है। ये प्रॉब्लम है। तो अगर पूछे कि क्या जियोलॉजिकल इरोजन प्रॉब्लम है कि एक्सेलरेटेड? तो प्रॉब्लम है एक्सेलरेटेड, जहाँ पे बहुत हैवी इनफ्लो आएगा, हैवी फ्लो आएगा और वो फिर सॉइल को इरोड करेगी। सवाल उठता है कि अगर ठीक है, इरोजन हो रहा है तो ये हार्मफुल कैसे हुआ? तो हम लोग पहले पिछले इसके सेशन में आप लोग जाके देख सकते हैं, हम लोग सॉइल प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किए थे। सॉइल प्रोफाइल में क्या था? सबसे ऊपर क्या था? ए होरिज़ोन था। उसके नीचे क्या था? बी होरिज़ोन था। उसके नीचे क्या था? बेडरॉक था, सी होरिज़ोन, फिर बेडरॉक। अब देखिए, जो पूरा मटेरियल है वो ए होरिज़ोन में पड़ा हुआ है, सारा कल्टीवेशन प्रैक्टिस ए होरिज़ोन में हो रहा है। मान लीजिए कि वर्षा की बूँदें आई, रेनफॉल हुआ, ठीक? अब ये धीरे-धीरे क्या हुआ, ये पार्टिकल पहले डिटैच होगा फिर ट्रांसपोर्ट होके दूसरे जगह चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा ए प्रोफाइल शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा, ठीक? यहाँ क्या बचा? यहाँ बच गया सब सरफेस। तो भाई साहब ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा है क्या हो गया? ये फर्टाइल नहीं रहा। अब ये क्या हुआ? फिर ये क्या होगा? यहाँ पे नया लेयर आ गया। यहाँ पे फिर बी हॉरिज़ॉन का भी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर यहाँ भी बी आएगा कुछ समय के बाद, तो ये भी नॉन फर्टाइल हो जाएगा। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सॉइल इरोज़न में क्या होता है कि जो हमारा डिटैचमेंट होता है, वो क्या होता है? ए हॉरिज़ॉन का होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है फॉर कल्टीवेशन। अब वो क्या हुआ? वो डिटैच होके दूसरे जगह गई, तो हमारा पूरा जो ऊपर का लेयर है वो खत्म हो गया।
बचा क्या हमारे नीचे वाला, दैट इज कॉल्ड बी हॉरिजॉन, सब सरफेस। वो तो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होता है, तो यहाँ तो खत्म हो ही गया। और जहां पे जाके डिपोजिशन हो रहा है वहां तो ऊपर का सब सरफेस सरफेस बना। फिर कुछ समय के बाद क्या होगा, वहां भी वही प्रक्रिया होगी, वहां से भी निकलेगा, फिर वो दूसरे जगह जाएगा, फिर भी हॉरिजॉन, यानी जहां पे इरोजन हो रहा है वहां पे सब सरफेस ओपन हो जा रहा है, सरफेस पूरा बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, यही है इरोजन। कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, इरोजन कुछ बहुत बड़ा वो डिफिकल्ट चीज नहीं है समझना। सवाल आता है कि अब दो तरह से इरोजन होता है, एक होता है, एक मिनट, एक होता है वाटर इरोजन और एक होता है एयर इरोजन, विंड इरोजन सॉरी। जब हम बात करेंगे वाटर इरोजन की, हम बोल सकते हैं कि भाई साहब वाटर इरोजन मतलब दो चीज तो होगी ही, एक डिटैचमेंट होगी और एक ट्रांसपोर्टेशन होगी। बट किसके थ्रू होगी, वाटर के थ्रू होगी। ठीक है, इसके चार स्टेज है। ठीक, एक होता है, इसको याद कैसे रखेंगे, तो एकदम सिंपल सी चीज है, एस एस आर जी। क्या याद रखेंगे, एस एस आर जी। वाटर इरोजन मतलब एस एस आर जी। एस मतलब होता है स्प्लैश और रेन ड्रॉप इरोजन। ठीक है, उसके बाद दूसरा एस मतलब होता है सीट इरोजन, तीसरा होता है रिल इरोजन और चौथा होता है गली इरोजन। ये बात तो क्लियर है। पहले हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं चारों को। देखिए, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश की बूंदे आई। ठीक है, और बारिश की बूंदे आने के बाद यहाँ से डिटैच हुआ और यहाँ पे डिपॉजिट हुआ। भाई साहब भले थोड़े दूर जाके डिपॉजिट हुआ, 1 सेंटीमीटर ही हुआ, 2 सेंटीमीटर ही हुआ, बट डिपोजिशन ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, डिटैचमेंट भी हो गया। तो ये सबसे पहला स्टेज होता है इरोजन का, दैट इज कॉल्ड स्प्लैश इरोजन, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेन ड्रॉप इरोजन। ठीक है, अब देखिए, ये कहीं ना कहीं हार्मफुल नहीं है, सिंपल सी बात है। ये यहाँ से गया, ठीक, कोई यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो ये कहीं कहीं ना कहीं ये एडजस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत दूर नहीं हो रहा है। ठीक, अब देखिए दूसरा होता है एक सीट इरोजन। सीट इरोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीट इरोजन सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, इवन रील और गली से भी ज्यादा हीरो। अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा वाटर इरोजन का जो सॉइल इरोजन का जो वाटर इरोजन का कौन सा ऐसा टाइप है जो मोस्ट हार्मफुल है किसानों के लिए, आपका जवाब क्या रहेगा, सीट इरोजन। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये कैसे खतरनाक है, इससे ज्यादा खतरनाक तो हमारा रील इरोजन है, इससे ज्यादा हार्मफुल तो हमारा गली इरोजन है। तो आप बोलेंगे कि ये सबसे ज्यादा हार्मफुल क्या है। देखिए, कोई भी बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक तब होती है जब आप उसको पकड़ नहीं पाए। सीट इरोजन के केस में यही दिक्कत है, ये परत दर परत पूरा वाटर का हैवी फ्लो होता है। ठीक है, रेन ड्रॉप के बाद जब बहुत हैवी रेन ड्रॉप हो जाता है और पानी जब बहने लगता है, तो वो क्या करता है ना कि एक लेयर को ही उड़ा के लेके चला जाता है। अब देखिए, ये तो पकड़ में नहीं आ रही है, इसको पकड़ने का एक बेटर तरीके, तो अब जब इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे पूरा जो सरफेस हॉरिजॉन है, दैट इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन। इसलिए मैंने सॉइल प्रोफाइल आपको पहले पढ़ा दिया। जो ए लेयर है, जो सरफेस लेयर है, उसका पूरा एक एक लेयर बाय लेयर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसके कारण जो हमारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, जो मेजर न्यूट्रिएंट का जहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो तो खत्म हो रही है और किसान को समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा घातक है फॉर कल्टीवेशन। इसीलिए अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसका जवाब क्या देंगे, सीड इरोजन। इसको पकड़ने का सबसे बेस्ट है कि आप अपने जमीन के, अपने फील्ड के कॉर्नर में जाइए और देखिए कि क्या कहीं बहुत ज्यादा मिट्टी का जमाव तो नहीं हो रहा है। अगर मिट्टी का जमाव हो रहा है एक साथ, तो समझिए कि कहीं ना कहीं इसमें सीट इरोजन हो रहा है। ठीक है, रील इरोजन में क्या होता है कि छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं। ठीक है, रील इरोजन में क्या होता है कि छोटी छोटी नालियां बन जाती है। अब क्या होगा, मैं आपको रील इरोजन दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि रील इरोजन में छोटी छोटी नालियां बन गई, तो ठीक है, यहाँ पे भले ये बहुत हैवी आपको दिख रहा है कि हैवी डैमेज है, लेकिन ये छोटे छोटे जो नालियां बने, तो इसके बीच वाला जो ये सॉइल है, ये तो अभी फर्टाइल है भाई साहब। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं किया, पूरा लेयर तो नहीं गया इसमें, ये तो कम से कम जमीन हमारी उपजाऊ बची हुई है। ये नाली है, ये नाली है, तो ये जो बीच का लेयर अभी भी फर्टाइल है, और इसमें क्या है, किसान इजिली नोटिस करके आराम से इसको जो भी सॉइल इरोजन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज है उसको कर सकता है। गली इरोजन जो बहुत बड़ा रील का जो वर्स्ट टाइप है, जो बहुत बड़े बड़े जो नालियां हैं, बड़े बड़े गली का गड्ढे का आकार ले लेती है, तो उस गली का, तो उसको बोलते हैं गली इरोजन। ये बेसिक आपको समझने के लिए था, जहां से क्वेश्चन आएगा वो आपको थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए,
सबसे इम्पोर्टेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को कि पहला कि रेन ड्रॉप इरोजन क्या होगा, जब पहली बार बारिश की बूंद पड़ेगी तो क्या होगा, तो पहली बार जब बारिश की बूंद पड़ेगी तो ये फर्स्ट स्टेज होगा, यहाँ पे सीधे 1-2 सेंटीमीटर छिटक जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल नहीं है क्योंकि उसी एरिया में ये एक दूसरे से यहाँ से जाके वहाँ बगल में चला जाएगा, तो लेयर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अगर अननोटिसेबल है, शीट इरोजन सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। इसका सबसे बेस्ट है मडी रन ऑफ, जाके अपने जो मेड़ बने रहते हैं खेत में वहाँ जाके देखिए, अगर मडी रन ऑफ हो रहा है तो समझिए कि शीट इरोजन का सिंबल है। गली इरोजन है, रील इरोजन है, स्मॉल छोटी-छोटी गलियाँ बन जाती हैं। ये नोटिसेबल है इसलिए चलिए ठीक है, 2 कारण है कि इसको इसका जवाब हम लोग, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन मोस्ट हार्मफुल है तो हम लोग क्या लगाते हैं, शीट इरोजन। रील और गली क्यों नहीं लगाते, पहली बात कि रील में क्या होता है कि बीच वाला जो मिट्टी है वो सुरक्षित है, दोनों साइड गलियां भले हैं और ये नोटिसेबल है तो किसान इसको मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर सकता है। खतरनाक वो होता है जो अननोटिसेबल है, दैट इज शीट इरोजन। गली इरोजन की बात करेंगे, एडवांस स्टेज है। गली में एक सवाल ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभार कि डेप्थ विड्थ, तो देख लीजिएगा जीव जब सबसे लार्ज, अगर 9 मीटर से ज़्यादा, ये देख लीजिएगा रेंज आप लोग गली का। एक जीवन होता है वेरी स्मॉल, वे स्मॉल होता है, लार्ज होता है, ठीक है, वेरी लार्ज होता है। ठीक है, तो ये डेप्थ विड्थ के आधार पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा हाइट को। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हो गया आपका वाटर इरोजन हो गया। एक बार आप लोग बुक में जाके देख लीजिएगा, नोट्स में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में भी रहेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। ठीक है, एग्रोविजन 24 के नाम से है चैनल, वो देख लीजिएगा आप लोग। और जो पुराने हमने क्लास लिए हैं उसके भी नोट्स हम आपको टेलीग्राम में डेली अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं विंड इरोजन। विंड इरोजन में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंड इरोजन अगर आप समझ गए तो आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हवा का जो विकराल रूप होगा एयर का, वही हो गया विंड। ध्यान से, आपको आप लोग को दिख रहा है, देखिए सबसे पहले हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, ट्रिपल एस। विंड इरोजन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल एस। एक होता है सस्पेंशन, क्या होता है, सस्पेंशन। एक होता है साल्टेशन और एक होता है सरफेस क्रीप। ठीक, ये तब होगा ना, देखिए सबसे पहले क्या होगा, हवा का झोंका आया, समझिएगा। अब मान लीजिए कि ये हमारा सॉइल पार्टिकल है। ठीक, अरे आपको दिख नहीं रहा, वेट अ मिनट। देखिए ये हमारा सॉइल पार्टिकल है ढेर सारा, ठीक, यहाँ पे एक साथ जमा है। ठीक है, ये हमारा सॉइल पार्टिकल है। अब हवा पड़ी, अब हवा से क्या हुआ ये देखिए, ये ये ऊपर गया, ये जो पार्टिकल है क्या हुआ, ऊपर गया। अब ऊपर क्या हुआ, ये लोग ये इसमें अब क्या होगा, जब जैसे ही ऊपर जाएगा ये पार्टिकल तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू वेट। जो सबसे भारी होगा वो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो सबसे भारी होगा वो नीचे गिर के और हवा के कारण टकटू घूरने लगेगा, टहलने लगेगा, इसको बोलते हैं सरफेस क्रीप। ठीक, फिर क्या होगा, दूसरा कुछ कम, इससे थोड़ा सा कम भारी होगा तो क्या करेगा, वो करेगा साल्टेशन, ऐसे साल्टेशन। और जो सबसे हल्का होगा वो क्या करेगा, वो सस्पेंशन, हवा में बहुत दूर चला जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब सवाल उठता है कि ये जो है यहाँ से जो गया, यहाँ से गया जो पार्टिकल, ये भी कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखिएगा, ये भी कहीं ना कहीं साल्टेशन ही है। ये भी कहीं ना कहीं साल्टेशन है, ये गया फिर यहाँ से, भले एक पार्टिकल नीचे गिर गया, एक पार्टिकल आगे जंप करने लगा और एक पार्टिकल हवा में बहुत दूर चला गया कम हल्का होने के कारण। लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक गया डिटैचमेंट हुआ और यहाँ तक ऊपर हवा में गया। देखिए समझिएगा मेरी बात ध्यान से, एक पार्टिकल है, ठीक, अब इसमें 4-5 पार्टिकल एक साथ है, इसको हवा की मदद से ऊपर गया। ठीक, यहाँ जाने के बाद कुछ पार्टिकल नीचे गिर गए, कुछ पार्टिकल जंप करने लगे, जैसे अभी ये जंप हो रहा है, यही इसी का आगे आगे रूप है ना, यही हो गया साल्टेशन। लेकिन ये भी जो है ये भी एक तरह से साल्टेशन बोल सकते हैं। यहाँ से जो पार्टिकल डिटैच हुआ और यहाँ से जाके ये देखिए यही हो गया। अब भले ही अलग बात है कि यहाँ से दो काम और होने लगा, एक सरफेस क्रीप और एक सस्पेंशन। जो सबसे हल्का है क्या हो गया, ये हवा में बहुत दूर चला गया, हवा में कुछ दिन तक, क्योंकि हल्का है तो एग्जिस्ट कर गया, इसमें ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। जो सबसे भारी है वो नीचे गिर गया और वहां पे सरफेस क्रीप रोल होने लगा। लेकिन ये देखिए ये यहाँ से जो पार्टिकल निकला, इस समय तो ना ही सस्पेंशन है, ना ही इसको क्या बोलेंगे,
ना ही सस्पेंशन बोलेंगे, ना ही क्रीप बोलेंगे, ये जस्ट लाइक साल्टेशन है। साल्टेशन ऐसे ही तो होता है साल्टेशन, ऐसे ही तो साल्टेशन होता है। तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मेजर जो चारों पार्टिकल है, सबसे पहले साल्टेशन हुआ, तब ना जाके यहाँ पे वो हवा में जाने के बाद डिसाइड हुआ कि नहीं भैया तुम नीचे जाओगे, तुम सबसे भारी हो, हम बीच वाले हैं तो हम साल्टेशन करेंगे, जंपे करेंगे, और जो सबसे हल्का है वो सस्पेंशन करेगा। इसीलिए विंड इरोजन का जो सबसे पहला स्टेज है दैट इज साल्टेशन, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, यही मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, याद रहेगा। देखिए, अब आपको क्वेश्चन देखिए, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है, लेकिन जो पहला डिटैचमेंट हो रहा है वो साल्टेशन का ही इनिशियल रूप है। वो हवा में जाएगा तो भले देखिए जो जंप भी करेगा तो सबसे बॉल जंप किया, हवा में गया, फिर नीचे आया, फिर हवा में गया तो जंप हो रहा है। इसी तरह से साल्ट जो पहला स्टेज वो साल्टेशन है, ऊपर गया, फिर तीनों आपस में डिसाइड किया कि भाई साहब तुम भारी हो, तुम नीचे चले जाओ, तो हो गया, वो नीचे जाएगा क्योंकि वो भारी है, और वो इतना भारी है कि सरफेस क्रीप करेगा, रेंगेगा। ठीक है, जो बीच वाला है बोलेगा ठीक है हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, कुछ ग्रेविटेशन कुछ हवा, तो हम जंप कर लेंगे, तो वही वाला प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड साल्टेशन, जो शुरू में हो रहा था। इसीलिए कभी पूछे आपसे कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ विंड इरोजन दैट इज कॉल्ड साल्टेशन, वही बाद में जाके हो जाता है सरफेस क्रीप। साल्टेशन अपना कंटिन्यू रहता है इतना, और सस्पेंशन जो हल्का वाला है, इतना आसानी से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। अब उसके बाद एक होता है यूएसएलई, और एक होता है विंड इरोजन इक्वेशन। जो वाटर से जो सॉइल लॉस होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। जो यूएसएलई होता है ना उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आर के एल एस सी पी, ठीक है, और इसका होता है आई के एल एस सी भी। ठीक है, यहाँ पे आर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, देखिए ए होता है कि कितना पर एकड़ में कितना एवरेज एनुअल लॉस पर टन हुआ, ये हो गया सॉइल लॉस थ्रू वाट बाई वाटर। ये क्या हो गया, एवरेज एनुअल लॉस टन पर एकड़। आर क्या हो गया, रेनफॉल। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में कौन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा रेनफॉल फॉल होगा उतना ही ज्यादा इरोजन होगा, तो आर क्या हो गया, रेनफॉल क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। के के होता है सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, इसने दिया था ब्राउनिंग ने। अब देखिए, एक होता है एल, एल होता है स्लोप लेंथ। अब स्लोप लेंथ, जितना ज्यादा स्लोप लेंथ होगा उतना ही इरोजन होगा, इसमें तो कोई समझ सोचने वाली बात नहीं है, यानी ये भी। और एस, और एक होता है एस, एस होता है ग्रेडियंट। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी एक लेंथ हो गया, जितना ज्यादा स्लोप लेंथ उतना ही ज्यादा इरोजन, ग्रेडियंट जितना एंगल से होगा वो भी इरोजन को इफेक्ट करेगा। लेकिन दो जो होता है इन्वर्स, जितना ज्यादा सी मतलब होता है क्रॉपिंग, अब मान लीजिए क्रॉप वेजिटेटिव कवर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है पानी को रेसिस्ट करेगा। तो सी और जो पी होता है इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, वो क्या होता है, जितना अच्छा रहेगा उतना ही इरोजन कम होगा। इसलिए याद रखिएगा, सीपी जो होता है, कैसे याद रखेंगे, ए बराबर आर के एल एस सी पी। आर क्या हो गया, कितना मेरा रेनफॉल है, अगर रेनफॉल ज्यादा होगा तो इरोजन ज्यादा होगा, मतलब तो ऐसे याद रखिएगा, आर के एल एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और सीपी, सी अब ऑब्वियस सी बात है, जब क्रॉपिंग ज्यादा होगा तो क्या होगा मेरा, जब क्रॉपिंग ज्यादा होगा तो मेरा इरोजन कम होगा। ठीक, इसलिए ये क्या हो गया, सी क्या हो गया, सी हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पी जो होता है, पी, पी जो होता है, ये भी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस अच्छा करेंगे इरोजन नहीं होगा। ठीक है, ये सब मैंने नोट्स में लिख दिया है, कौन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सब कुछ मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया। अब देखिए इसमें हो गया, उसमें देखिए जैसे ही आर से स्टार्ट होगा रेनफॉल मतलब वाटर इरोजन, यहाँ आई से शुरू होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे के होता है सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर, यहाँ पे आई होता है सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर। के क्या होता है, सॉइल सरफेस रफनेस। ठीक है, जितना ज्यादा सॉइल सरफेस रफनेस होगा ऑब्वियस है उतना ही ज्यादा इरोजन। तो इसलिए कहीं कह सकते हैं कि ये जो होता है ये अनसेल्टर्ड है। अब अनसेल्टर्ड है मतलब खाली है, तो वहां पे इरोजन होगा विंड का। और सी क्लाइमेट, क्लाइमेट और भी क्या हो गया, वेजिटेटिव कवर। ठीक, क्लाइमेट का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, और वेजिटेटिव कवर का भी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कौन क्या है वो पूछा जाएगा आपसे। और मैक्सिमम जो इरोजन है किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा कि विंड के द्वारा, अच्छा सवाल है, वाटर के द्वारा।
अब एक इसी सॉइल इरोजन के आधार पे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो कि कहाँ है, नागपुर में, उन्होंने बोला है कि लगभग अभी की डेट में 120 मिलियन हेक्टेयर। सवाल ऐसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा एजेंसी है जो कि डिग्रेडेड लैंड या सॉइल इरोडी, जो इरोजन के कारण जो लैंड प्रभावित है उसको देखती है थ्रू रिमोट सेंसिंग। तो क्या बोलेंगे, एनबीएसएस एलयूपी। अब एक होता है इरोडिबिलिटी और इरोजिबिलिटी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैं टास्क दे रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में आप बताएंगे हमें, और कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कि इरोडिबिलिटी क्या होता है और इरोजिविटी क्या होता है। ये आपके लिए 4 सवाल आपको दे रहा हूँ कि किसने दिया था यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। पहला सवाल आप लोग आंसर दीजिएगा, किसने दिया था वाइंड इरोजन इक्वेशन। ठीक है, और क्या होता है इरोडिबिलिटी और इरोजिविटी। ठीक है, चलिए हम बता ही देते हैं। इरोजिबिलिटी एक हिंट देते हैं, जो एजेंट के द्वारा जो इरोजन की कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड इरोजिबिलिटी। बाकी आप लोग बता दीजिएगा। तो इतना ही सॉइल इरोजन का कॉन्सेप्ट था। क्या होता है सीट इरोजन, क्या होता है रिल इरोजन, क्या होता है गली इरोजन, कौन पहला स्टेज है, साल्टेशन। लोग कंफ्यूज होते हैं साल्टेशन में। साल्टेशन फर्स्ट स्टेज है, समझ में आ गया आज के बाद से साल्टेशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, सरफेस क्रीप क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉइल इरोजन को खत्म कर लिए। अभी हम लोग एक सॉइल ऑर्डर देख लेते हैं। बस आज ही देख लेंगे, आज शाम को एक क्लास लूंगा मैं सॉइल ऑर्डर। उसके बाद एक क्लास में लूंगा सॉइल का बेसिक, जिसमें सारा कुछ देख लेंगे कि कितना मिनरल्स है, कितना क्या है। उसके बाद हम लोग मिनरल को देखेंगे 1:1 टाइप, 2:1 टाइप, जो भी है वो भी देख लेंगे। 2:1:1 टाइप देख लेंगे, सारा कुछ कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद सॉइल का जो टेक्सचर स्ट्रक्चर वो एक क्लास में देख लेंगे। फिर मैन्योर फर्टिलाइजर, और होपफुली हम लोग 5 या 6 7 दिन में कोशिश करेंगे कि आप लोगों का यूट्यूब पे सारे सेशन सॉइल साइंस के अपलोड कर देंगे विथ ये जो मेरा नोट्स है। ये बहुत ही बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर करके इसको बनाया गया है। आप लोग इसको टेलीग्राम पे जाके पढ़ें। ऑब्वियसली आपको हर एग्ज़ाम में ये आपको बूस्ट अप करेगा, आपको मदद देगा। ठीक है? मेरा सिर्फ़ एक ही मोटिव है कि अधिक से अधिक जो भी बच्चे चाहते हैं कि इसको प्रिपेयर करना है, हमको एग्ज़ाम निकालना है, और इससे बाहर निकलिए आप लोग। हम लोग एक चीज़ देखें कि हमारे जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा बीओ, एसडीओ, बीएचओ, आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और इससे भी बाहर है। आप लोग ग्रेजुएट भी हैं, भूल जाते हैं। आप लोग आईएएस की भी तैयारी कीजिए, आईएफएस की भी कीजिए, और बिल्कुल पढ़ते रहिए। कहीं न कहीं आपकी ये पढ़ाई काम आएगी। ठीक है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन हमारा सॉइल ऑर्डर। ठीक है? चलिए थैंक यू।